गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है और विश्व भूगोल का लगभग 80 से 90% भाग कवर कर चुके हैं। 3 या 4 अध्याय बचा हुआ है। उसके बाद विश्व भूगोल लगभग 99% हम लोग समाप्त कर चुके होंगे। अभी वर्तमान में जो अध्याय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है महासागरीय तरंग एवं धाराएं। इसका 2 लेक्चर हम ले चुके हैं दोस्तों। आज तीसरा लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर होगा, अर्थात 4 लेक्चर में महासागरीय तरंग एवं धाराएं जो अध्याय का नाम है उसको हम लोग कवर करेंगे पूरा 4 लेक्चर में। तो आइए दोस्तों, बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए हम सीधे अध्याय का जो मुख्य बिंदु है उस पर आते हैं, जहां तक हम छोड़े थे। उसके पहले जो 2 लेक्चर हम ले चुके हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रिकैप कर देते हैं। ये है दोस्तों जो पाठ्य पढ़ा रहे हैं, उसका पाठ्य का शीर्षक है महासागरीय तरंग एवं धाराएं। महासागरीय तरंग एवं धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं तो दोस्तों, हम पहले ही बता दिए हैं कि महासागरीय जल सदैव गतिशील होता है, वह कभी भी स्थिर नहीं होता है। इसलिए महासागरीय जल की गति को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला रूप है महासागरीय तरंगें, दूसरी है धाराएं, तीसरी है ज्वार भाटा। उसमें ज्यादातर जो लेक्चर होगा, लगभग 2 लेक्चर से भी अधिक समय लेगा। महासागरीय धाराएं ये लंबी चैप्टर है, इसी से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तरंगे भी जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, महासागरीय तरंगे। और ज्वार भाटा तो जानते ही दोस्तों क्या होता है, वो छोटा सा एक लेक्चर होगा, उसमें लेक्चर के अंदर ही 5 या 10 मिनट का लेक्चर में उसको हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों महासागरीय तरंगे जो होती है दोस्तों, महासागरों का सबसे स्पष्ट लक्षण जो होता है उसको हम लोग तरंग कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग यानी कि तरंग, महासागरीय जल का सबसे ऊपरी परत में तरंग हमें दिखती है। तरंगे वास्तव में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है जो महासागरीय सतह के ऊपर गतिज करता है। तरंगे क्या होता है दोस्तों, वास्तव में महासागरीय जल का गतिज ऊर्जा होता है जो महासागरीय सतह के ऊपर गति करता है। तरंगों के जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। अतः तरंगे जो होते हैं जल में दोलन गति का प्रतीक होता है। दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन का प्रतीक होता है। इससे समुद्र में निरंतर उत्थान और पतन होता रहता है। उत्थान मतलब समुद्री जल का ऊपर उठना और फिर नीचे आना। उसको पतन कहेंगे, नीचे आना। उत्थान कहेंगे ऊपर उठना। ऊपर उठा हुआ भाग को स्ट्रिंग कहते हैं, तरंग स्ट्रिंग कहते हैं, और नीचे जो पार्ट उठता है उसको तरंग गर्त कहते हैं। प्रत्येक तरंग के 4 लक्षण होते हैं, तरंग दैर्घ्य, गति, ऊंचाई और आवर्तकाल। तरंग दैर्घ्य, गति, ऊंचाई और आवर्तकाल। तो और एक 5वां हम ऐड करेंगे दोस्तों, जहां आवर्तकाल है वहीं पर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो 5 लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। यहां पर देखिए दोस्तों, तरंग लंबाई इस प्रकार तरंगें चलती है। तो तरंग लंबाई क्या होता है, तरंग दैर्घ्य जिसको बोलते हैं, तरंग लंबाई, ये 2 ऊपर उठा हुआ भाग को स्ट्रिंग बोलते हैं, नीचे उठा हुआ भाग को गर्त। 2 स्ट्रिंग या 2 गर्त के बीच की दूरी को तरंग लंबाई कहते हैं। तरंग लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। तरंग लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। और स्ट्रिंग और गर्त के बीच लंबवत जो ऊंचाई होती है उसी को तरंग की लंबाई या तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा है तरंग की गति को तो देख ही रहे हैं। तीसरा है दोस्तों आवर्तकाल। 2 स्ट्रिंग या 2 गर्त, ये दो गर्त ही ले लेते हैं, या अथवा 2 स्ट्रिंग को हम लोग ले सकते हैं, जिसको आप ले सकते हैं। 2 स्ट्रिंग या 2 गर्त के बीच तरंग को जाने में जितना समय लगता है वह समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल का SI मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। आवर्तकाल का SI मात्रक सेकेंड होता है। और इसलिए तरंग अगर होती है, ये टाइम पीरियड, आवर्तकाल जिसको टाइम पीरियड कहते हैं,
आवर्तकाल है तो वहां आवर्ती भी होगा, और आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, हर्ज। दोस्तों याद रखिएगा, आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है। तो और आवर्ती बराबर होता है 1/1 आवर्तकाल। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक सेकेंड और आवर्ती का ऐसा मात्रक हर्ज। दोस्तों थोड़ा सा इसके पहले जो सेकेंड लेक्चर में कुछ एक वर्ड एक सेंटेंस हम गलत बोल दिए थे, कोरियोलिस बल का मान के बारे में लगभग ठीक ही बताए थे, तो लास्ट में एक वर्ड हमारे मुंह से गलत निकल गया था, उसको मैं सुधारना चाहूंगा माफी के साथ। दोस्तों कोरियोलिस बल का मान सबसे कम जो होता है विषुवत रेखा पर होता है, और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, दोनों ध्रुवों के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार निम्न अक्षांश अर्थात 0 डिग्री अक्षांश जो विषुवत रेखा होता है वहां कोरियोलिस बल का मान 0 होता है, और ध्रुवों की और उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता चला जाता है, और सबसे अधिक कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव अथवा उत्तरी ध्रुव पर होता है। तो ये हम बता दिए थे कि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है, जो कि गलत है। कोरियोलिस बल का मान 0 विषुवत रेखा पर होता है, और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता चला जाता है, और नॉर्थ ध्रुव या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होता है। तो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे दोस्तों। आइए अब बढ़ाते हैं। महासागरीय धाराएं हम पढ़ाए थे दोस्तों। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक 8 कारक माने जाते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, प्रचलित पवनें, प्रिवलिंग वाइंड, वायुदाब, एयर प्रेशर, वाष्पीकरण एंड वर्षा, इवोपरेशन एंड रेन, डेंसिटी ग्रेडियंट, डिफरेंस इन टेम्परेचर, और तटरेखा की आकृति, जो कोस्टल एरिया होता है उसका शेप है, महाद्वीपीय ये ट्रैप, महाद्वीपीय ट्रैप, बाधाएं, और चौथा 8वां है कोरियोलिस बल। ये है दोस्तों पहला पृथ्वी की परिभ्रमण गति, दूसरा है प्रचलित पवनें, प्रिवलिंग वाइंड्स, तीसरा है दोस्तों वायुदाब, एयर प्रेशर, चौथा है दोस्तों घनत्व प्रवणता, डेंसिटी ग्रेडियंट, महाद्वीपीय तटीय बांध, कॉन्टिनेंटल या कोस्टल बेरियर, और 8वां है दोस्तों कोरियोलिस बल। यही पर है जो बताए थे, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। महासागरीय धाराओं की प्रकृति के बारे में बताए थे दोस्तों, ये भी हो चुका था। अटलांटिक महासागर की धाराएं, फिर हिंद महासागर की धाराएं, ये हो चुका था। महासागरीय धाराओं के प्रकार जो होते हैं दिशा, गति एवं आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाह धारा और विशाल धारा। तापमान के आधार पर गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं, और गहराई के आधार पर सतही जल धारा और गहरी जल धारा 2 प्रकार के होते हैं। ये भी हम पढ़ चुके थे दोस्तों। दिशा, गति एवं आकार के आधार पर धारा, पहला होता है प्रभाव जिसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, दूसरा होता है धारा जिसको हम लोग करंट कहते हैं, और तीसरा होता है विशाल धारा जिसको हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण गल्फ स्ट्रीम होता है। गहराई के आधार पर जो धारा होता है दोस्तों, ऊपरी अथवा सतही धारा होता है। पूर्व सागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जल धारा होता है, और यह महासागर से 400 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। गहरी जल धारा दोस्तों क्या होता है, ये कुल महासागरीय जल का 90% भाग होता है, और ये धाराएं महासागरों में घनत्व एवं गुरुत्व की भिन्नता के कारण प्रभावित होती है। ये धाराएं जो होती है, गहरी जल धारा दोस्तों कैसे प्रभावित होती है, महासागरीय जल के घनत्व में अंतर और गुरुत्व के कारण प्रभावित होती है। उच्च अक्षांश क्षेत्र में जहां तापमान कम होता है, जहां तापमान कम होगा दोस्तों वहां घनत्व अधिक होगा, इसलिए उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर धारा प्रवाहित होती है। इसलिए उच्च अक्षांशों में यानी कि बढ़ते अक्षांशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराओं के पास अधिक घनत्व होने के कारण वो उच्च ध्रुव से निम्न ध्रुव की ओर प्रभावित होती है, वहां गहरी जलधाराएं प्रभावित होती है, क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण जल नीचे की ओर बैठता है। ये था दोस्तों तापमान के आधार पर धारा को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। यहां हम गर्म जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। वे जलधाराएं जो गर्म क्षेत्र
से ठंडे क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है उसे गर्म जलधाराएं कहते हैं। गर्म जलधाराएं क्या होती है दोस्तों? गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में प्रवाहित होती है और ये जलधाराएं अपने मार्ग में प्रवाहित होने वाली क्षेत्रों का जो ताप होता है उससे अधिक तापमान होता है इन जलधाराओं का। अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्र के तापमान से इन गर्म जलधाराओं का तापमान अधिक होता है, इसलिए अपने मार्ग में आने वाले जो जलधाराएं होते हैं उसके तापमान को गर्म जलधाराएं परिवर्तन करता है। ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां के तापमान को बढ़ा देती है। गर्म जलधाराएं दोस्तों जिन क्षेत्रों में चलती है वहां के तापमान को बढ़ा देगा। उसके विपरीत ठंडी जलधाराएं क्या होगी दोस्तों? वो ठंडी क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलेगी और अपने मार्ग में चलने वाले जलधाराओं से उसका टेम्परेचर, ठंडी जलधारा का टेम्परेचर कम होगा और अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्र का टेम्परेचर वो घटा देगा, यानी कि तापमान वो घटा देगा। अभी गर्म जलधारा के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, फिर ठंडी जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं से मुख्यतः शुरू होता है। गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं पहली है। उसके अंतर्गत पहला जो आता है दोस्तों उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा। यह गर्म जलधारा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। यह गर्म जलधारा है जो विषुवत रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। इसकी उत्पत्ति व्यापारिक पवनों के कारण होती है। यह जलधारा क्या होता है? मध्य अमेरिका के तट से प्रारंभ होकर पूर्वी एशिया की ओर प्रवाहित होती है। मोटे तौर पर यह जलधारा मेक्सिको से प्रारंभ होकर फिलीपींस द्वीप पर समाप्त हो जाती है। फिलीपींस द्वीप पर, यानी कि उत्तरी भूमध्यरेखीय जलधारा जो प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं जो है उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा है, ये मेक्सिको से प्रारंभ होकर फिलीपींस द्वीप पर समाप्त हो जाता है। फिलीपींस द्वीप के पास टकराने पर यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जहां एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है उसे क्यूरोसियो जलधारा कहते हैं, दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है उसे प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा कहा जाता है, या उससे प्रति भूमध्यरेखीय धारा का जन्म होता है। भूमध्यरेखीय जलधारा वर्ष भर भूमध्य रेखा के उत्तर में बहती है। भूमध्यरेखीय धारा क्या होती है दोस्तों? भूमध्य दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। भूमध्यरेखीय जलधारा वर्ष भर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, वही प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा वर्ष भर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह जलधारा की भूमध्यरेखीय जलधारा जब फिलीपींस की ओर बढ़ती है तो उसके दाहिने ओर छोटी छोटी कई धाराएं निकलती है जो स्थानीय द्वीपों के नाम से जानी जाती है। फिलीपींस द्वीप के पास से टकराने पर क्या होता है? कई जलधाराओं में बढ़ जाता है जो वहां के स्थानीय द्वीपों के नाम से उन जलधाराओं का नामकरण किया गया है। उतना हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जलधाराओं का कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोगों का होना चाहिए। प्रमुख गर्म जलधाराओं के बारे में देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्यूरोसियो जलधारा को फिलीपींस से जो उत्तर की ओर मुड़ती है उसको जापान की काली धारा भी कहते हैं। अलास्का की धारा, सुशीमा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जिसको न्यू साउथलैंड की धारा भी कहते हैं, और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा जिसको प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर में दोस्तों उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा या प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा, ये अटलांटिक महासागर में भी होती है। प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा और प्रशांत महासागर में भी होते हैं। और अंटाइल्स या एंटिलीज धारा है, अंटाइल्स या एंटिलीज धारा। हिंद महासागर में दोस्तों जो जलधाराएं होती है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा होता है, मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहास जलधारा, ग्रीष्मकाल की मानसून प्रवाह, और मेडागास्कर की धारा, ये सब गर्म जलधाराएं हैं। दूसरा था दोस्तों, यहां पर हम लोग पढ़े थे 1 नंबर में
उत्तरी भूमध्यरेखीय जलधारा, उत्तरी भूमध्यरेखीय जलधारा। दूसरा है दोस्तों प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा। यह जलधारा उत्तरी और दक्षिणी भूमध्यरेखीय, उत्तरी और दक्षिणी भूमध्यरेखीय जलधाराओं के ठीक विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जो जलधारा व्यापारिक पवन, जो व्यापारिक पवन दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उसके जस्ट विपरीत दिशा में प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा या प्रति विषुवतरेखीय जलधारा प्रवाहित होती है। प्रति विषुवतरेखीय जलधारा या प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा का प्रवाहित होने की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी कि व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत होती है। यह गर्म जलधारा है, यानी कि प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा जो है क्या है, गर्म जलधारा है। पूर्वी द्वीप समूह से प्रारंभ होकर, पूर्वी द्वीप समूह से प्रारंभ होकर यह मध्य अमेरिका तक जाती है। पूर्वी द्वीप समूह से प्रारंभ होकर यह मध्य अमेरिका तक जाती है और पनामा की खाड़ी में विलीन हो जाती है। पनामा की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस जलधारा के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। इस जलधारा के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। उत्तरी तथा दक्षिणी धाराएं, उत्तरी तथा दक्षिणी ये धाराएं पूर्वी द्वीप समूह के पास अधिक मात्रा में, पूर्वी द्वीप माने कि प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में क्या होता है, ये धाराएं पूर्वी द्वीप समूह के पास अधिक मात्रा में जल एकत्र कर देती है, जिससे जल स्तर ऊंचा हो जाता है, जिससे जल स्तर ऊंचा हो जाता है। और जब जल स्तर ऊंचा हो जाएगा तो धाराएं जो होती है उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर तक प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा का जन्म होता है। तीसरा है दोस्तों क्यूरोसियो जलधारा। यह गर्म जलधारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जापान के तट के सहारे बहती है। इसलिए इसको जापान में काली धारा, क्यूरोसियो जलधारा को जापान में काली धारा कहा जाता है। उत्तरी भूमध्यरेखीय जलधारा फिलीपींस द्वीप समूह के पास उत्तर की ओर मुड़ जाती है और क्यूरोसियो के नाम से जानी जाती है। 35 डिग्री अक्षांशों के पास यह पछुआ पवनों के प्रभाव से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा 40 डिग्री के ऊपर इसकी दिशा पूर्णतः पूर्वी हो जाती है, पूर्णतः पूर्वी हो जाती है। यहां से इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, इसलिए इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह के क्यूरोसियो जलधारा को क्या कहते हैं, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास में, उत्तरी अक्षांश के आसपास में क्या कहते हैं, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसका रंग गहरा नीला होता है, इसलिए जापानी लोग इसे काली धारा कहते हैं, ब्लैक स्ट्रीम भी कहते हैं, काली धारा भी कहते हैं। क्यूराइल द्वीप समूह के पास यह जलधारा क्यूराइल नामक जलधारा से मिल जाती है, जिससे गल्फ स्ट्रीम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। क्यूराइल नामक जलधारा से मिलने के बाद इसमें गल्फ स्ट्रीम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथा है दोस्तों सुसीमा धारा। यह भी गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति क्यूरोसियो जलधारा से होती है। क्यूरोसियो जलधारा से सुसीमा जलधारा की उत्पत्ति होती है। क्यूरोसियो की एक शाखा जापान सागर में चली जाती है, क्यूरोसियो की एक शाखा जापान सागर में चली जाती है और कोरिया तथा जापान के बीच प्रवाहित होती है, कोरिया तथा जापान के बीच प्रवाहित होती है। यह जलधारा भी पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होता है। पांचवा है दोस्तों उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी जापान के पास से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। क्यूरोसियो जलधारा जो होता है दोस्तों उत्तरी जापान के पास से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसी समय इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और गर्म जलधाराओं की श्रेणी में आती है। अमेरिका के पास पहुंचकर यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है, जिसे अलास्का की गर्म जलधारा कहते हैं, और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर चली जाती है, जिसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहते हैं। अलास्का की धारा, अलास्का करंट, यह गर्म जलधारा है जो उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, इसकी उत्पत्ति उत्तरी प्रशांत प्रवाह की उत्तरी शाखा से होती है। यह जलधारा अलास्का के पश्चिम तट के सहारे बहती है, इसलिए इसे अलास्का की धारा भी कहते हैं। आगे चलकर यही धारा फिर से उत्तरी प्रशांत प्रवाह में विलीन हो जाती है, उस उत्तरी प्रशांत प्रवाह में विलीन हो जाती है। यह जलधारा के गर्म होने के कारण अलास्का का दक्षिण पश्चिम तट शीतकाल में भी अधिक ठंडा नहीं हो पाता। इसी जलधारा के अलास्का की जलधारा एक गर्म जलधारा है दोस्तों, ज्यादा नियमतः यह
ठंडा क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन इसी जलधारा के कारण अलास्का का जो अलास्का में भी शीतकाल में भी अधिक ठंडा देखने को नहीं मिलता। अलास्का का क्षेत्र शीतकाल में भी अधिक ठंड नहीं हो पाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं, अभी तक हम लोग उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं पढ़ रहे थे दोस्तों, अब हम लोग दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं पढ़ेंगे। दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा, दक्षिण भूमध्य रेखीय, यह गर्म जलधारा है जो भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, जिनकी व्यापारिक पवनों का यह रूपरेखा है। यह जलधारा जब दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग के पूर्वी तट तक जाती है, तो मार्ग में कई बार इस धारा के बाईं और छोटी छोटी कई जलधाराएं निकलती है। इस जलधारा की गति कभी भी समान नहीं होती है। इसकी औसत गति 20 नॉटिकल मील प्रतिदिन है, लेकिन कभी कभी यह दिन में 100 नॉटिकल मील की दूरी भी तय कर लेती है। पश्चिम में यह न्यू गिनी द्वीप के पास 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पश्चिम में क्या होता है दोस्तों, यह न्यू गिनी द्वीप समूह के पास 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर विपरीत भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है, विपरीत भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है, जिसे प्रति भूमध्य रेखीय धारा कहते हैं। जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर चलकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा कहलाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, यह गर्म जलधारा है जो भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर चलती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है, इसलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। इस जलधारा के कारण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का तट सदैव गर्म रहता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का तट जो है दोस्तों क्या रहता है, सदैव गर्म रहता है। किसके कारण? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के कारण। तस्मानिया द्वीप के पास इस जलधारा का कुछ हिस्सा न्यूजीलैंड के तट के सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाता है। तस्मानिया द्वीप के पास इस जलधारा का कुछ हिस्सा न्यूजीलैंड के तट के सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में विलीन हो जाती है, जबकि अधिकांश भाग पश्चिमी प्रवाह यानी कि वेस्टर्न ड्रिफ्ट की शीतल जलधारा में मिल जाती है। तो ये दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट बाय मैप भी हम बाद में क्लियर कर देंगे, अभी ये पढ़िएगा तो इससे भी बहुत क्लियर होगा। एल नीनो और लानिना क्या होता है दोस्तों? एल नीनो और लानिना क्या होता है? एल नीनो और लानिना 2 उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में मौसम के पैटर्न में बदलाव है जो दुनिया भर में मौसम को प्रभावित करता है। एल नीनो जो है, एल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर तट का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, और एक जलधाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है जो हिंद महासागर में निम्न वायु दाब का क्षेत्र कायम करता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जो है कमजोर पड़ जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप में कम वर्षा देखने को मिलती है। एल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से गर्म हो जाता है, जबकि लानिना में सामान्य से ठंडा होता है। यानी कि एल नीनो गर्म जलधारा है और लानिना ठंडी जलधारा है। एल नीनो से ये हिंद महासागर के क्षेत्र में निम्न वायु दाब का क्षेत्र कायम होता है, जबकि लानिना से हिंद महासागर क्षेत्र में उच्च वायु दाब का क्षेत्र कायम होता है और इससे भारी बारिश भारतीय उपमहाद्वीप में लानिना की स्थिति जब कायम होती है तब देखने को मिलती है। 4 से 5 वर्षों में दोस्तों एल नीनो आता है, और जिस वर्ष एल नीनो आता है ठीक उसके दूसरे साल लानिना का आना तय होता है। एल नीनो में सूखा देखने को मिलता है, उसके दूसरी साल जब लानिना आता है तो उसमें भयंकर बारिश से तबाही देखने को मिलता है। दोनों ही जो है मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, इससे जान माल की भी हानि होती है। दोनों ही मिलाकर ठीक नहीं है। एल नीनो तब होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। यह आमतौर पर हर 3 से 7 साल में होता है। एल नीनो की स्थिति हर 3 से 7 साल में होती है और 18 महीने तक चल सकता है। एल नीनो की स्थिति
3 से 4 साल में होता है और 18 महीने तक चलता है। एल नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती है, जिससे गर्म पानी पूर्वी प्रशांत महासागर में जमा हो जाता है। एल नीनो का वैश्विक प्रभाव के रूप में सूखे, बाढ़ और तूफानों जैसे चरम मौसम की घटनाएं देखी जाती है। एल नीनो की स्थिति जब होती है तो सूखा, बाढ़ आदि जैसी घटनाएं देखने को, तूफान आदि जैसी स्थायी स्थिति देखने को मिलती है। ला नीना तब होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। यह आमतौर पर एल नीनो के बाद होता है और 3 साल तक चल सकता है। ला नीना दोस्तों क्या होता है, 3 साल तक चल सकता है। ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं मजबूत हो जाती है, जिससे ठंडे पानी को पूर्वी प्रशांत महासागर से दूर ढकेल दिया जाता है। ला नीना का वैश्विक प्रभाव के रूप में कम वर्षा, सूखे और मजबूत मानसून की संभावना हो सकती है। एल नीनो और ला नीना के बीच अंतर, विशेषता, समुद्र सतह का तापमान जो होता है एल नीनो में गर्म हो जाता है, ला नीना में ठंडा हो जाता है। व्यापारिक पाव में क्या होता है, एल नीनो में कमजोर पड़ जाती है और ला नीना में मजबूत हो जाता है। प्रभाव, एल नीनो की स्थिति में सूखे, बाढ़ और तूफान में वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि ला नीना की स्थिति में कम वर्षा, सूखे और मजबूत मानसून देखने को मिलती है। ये था इसके बीच मुख्य अंतर। दूसरा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अभी तक हम लोग एक पर पढ़े थे दोस्तों, इसमें दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा पर पढ़े थे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये पढ़ाई दिए हैं दोस्तों। एल नीनो, ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये भी हो गया है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, इसमें भी उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा होगा। यह जलधारा भूमध्य रेखा के उत्तर में अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर मध्य अमेरिकी तट की ओर चलती है। इस जलधारा की उत्पत्ति में पृथ्वी की घूर्णन और व्यापारिक पवनों की प्रमुख भूमिका होती है। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और ये व्यापारिक पवनों का ही एक रूप है। फ्लोरिडा की धारा उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा की एक शाखा है जो मेक्सिको की खाड़ी तक में पहुंचती है, उसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। जो मेक्सिको की धारा में ये जब उत्तर की ओर मुड़कर मेक्सिको की खाड़ी में बहती है तो इसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। यह धारा फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच प्रवाहित होती है। फ्लोरिडा की धारा दोस्तों फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच प्रवाहित होती है। यह जलधारा समुद्री सतह से 3 किलोमीटर गहरी तथा 54 किलोमीटर से अधिक चौड़ी होती है। फ्लोरिडा की धारा, इसकी गति 27 मील प्रति या 72 मील प्रति दिन है। इस जलधारा की उत्पत्ति व्यापारिक हवाओं तथा घनत्व प्रवणता के द्वारा होती है। फ्लोरिडा की धारा दोस्तों, इसकी उत्पत्ति जो होती है व्यापारिक पवनों से होती है तथा घनत्व में प्रवणता जो होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो ज्यादा होता है, जिस कारण फ्लोरिडा की धारा उत्पन्न होती है। ये काफी तबाही मचाने वाला जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, इसे खाड़ी की धारा भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम को दोस्तों खाड़ी की धारा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मेक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा प्रायद्वीप के समीप होती है। पहले यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। पुनः हैलिफैक्स के दक्षिण में इसकी प्रवाह दिशा पूर्व की ओर हो जाती है और यहां से पछुआ पवने इस जलधारा को यूरोप की ओर ले जाती है। 45 डिग्री दशांतर के बीच इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे इसका नाम उत्तर अटलांटिक प्रवाह नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाता है। यह गर्म जलधारा है। अलग अलग स्थानों पर इसकी गति अलग अलग होती है। न्यूयॉर्क शहर के पास इसकी गति 72 मील प्रति दिन होती है। पूर्व की ओर मुड़ जाने से यह 30 मील प्रति दिन की गति से बहती है। गल्फ स्ट्रीम के उत्तर पश्चिम में लेब्राडोर और उत्तर पूर्व भाग में पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधाराएं बहती है तथा पूर्वी भाग में सरगेसो एक शांत सागर है। पूर्वी भाग में सरगेसो एक शांत सागर है। अटलांटिक महासागर में ही सरगेसो सागर है जो कि एक शांत सागर है।
उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर यह कई धाराओं में बट जाती है। यहीं से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति मानी जाती है। यह एक मार्ग धारा है या यह एक गर्म जल धारा है जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दोस्तों क्या है? एक गर्म जल धारा है जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। आगे चलकर यह धारा 4 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा पूर्वी ग्रीनलैंड में मिल जाती है, दूसरी शाखा आइसलैंड के पास बहती है, तीसरी शाखा इरमिंगर धारा कहलाती है, तीसरी शाखा स्पेन, अजोरस आदि के तटीय क्षेत्रों में बहती है, जिसे नॉर्वे की गर्म जलधारा, और चौथी शाखा कैनारी द्वीप के पास से बहती है, जिसे कैनारी की शीतल जलधारा कहते हैं। इसी की एक शाखा बिस्के की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, जिसे रेनेल की शीतल जलधारा, बिस्के की खाड़ी में बहने वाली जलधारा को रेनेल की शीतल जलधारा कहा जाता है। नॉर्वे धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा क्या होता है? उत्तर की ओर नॉर्वे के पास बहती है। यहां इसे नॉर्वे धारा कहते हैं। स्कैंडिनेवियाई तट से आगे बहती हुई यह जलधारा स्पिट्सबर्जन द्वीप तक पहुंचकर ध्रुवीय समुद्र में विलीन हो जाती है। ध्रुवीय समुद्र में नॉर्वे की धारा अंततः विलीन हो जाती है। ये वही है दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक धारा के बारे में पढ़े थे अभी तक हम लोग। अब दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं, दक्षिणी भूमध्य की धाराएं, ये भी व्यापारिक पवनों का रूप है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये जलधारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिका की ओर बहती है। दक्षिण अमेरिका में के पूर्वी तट, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से टकराकर यह जलधारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर भूमध्य रेखी धारा में मिल जाती है, भूमध्य रेखी धारा में मिल जाती है, और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे ब्राजील की धारा कहते हैं। दक्षिण भूमध्य रेखी जलधारा की उत्पत्ति व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण होती है। दक्षिणी भूमध्य रेखी जलधारा, जिसे ब्राजील की धारा कहते हैं, यह व्यापारिक पवनों की प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। ब्राजील की धारा यह गर्म जलधारा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर ब्राजीलियन तट के अनुरूप बहती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखी जलधारा की ब्राजील तट का नाम सनरॉक है से टकराने से होती है। यह जलधारा ब्राजील के पूर्वी तट के किनारे प्रवाहित होती है, इसलिए इसे ब्राजील की धारा कहते हैं। यह जलधारा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पहुंचने पर, यह यानी कि ब्राजील की धारा जो होता है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे पहुंचने पर क्या होता है? यहां दक्षिण दिशा से आ रही फॉकलैंड ठंडी हवा ब्राजील धारा में विलीन हो जाती है। फॉकलैंड ठंडी हवा जो होती है ये उत्तर दिशा की ओर से आती है और ब्राजील की धारा में मिलकर विलीन हो जाती है, तो एक दूसरे को न्यूट्रल बना देता है। प्रति भूमध्य रेखी जलधारा, ये भी दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा का एक रूप है। यह जलधारा अटलांटिक महासागर के बीचों बीच भूमध्य रेखा में बहती है। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखी जलधारा दोस्तों याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम में, जबकि प्रति भूमध्य रेखी जलधारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है। यह जलधारा उत्तरी एवं दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जलधाराओं के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि दोनों भूमध्य रेखीय उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। भूमध्य रेखीय जलधाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी और प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित, इसी कारण इसे प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय जलधारा के जस्ट विपरीत में बहती है। प्रति भूमध्य रेखीय धारा मध्य अमेरिका से अफ्रीका के पास पहुंचती है। प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा मध्य अमेरिका से अफ्रीका के पास जस्ट उल्टी बहती हुई अफ्रीका के पास पहुंचती है, तो वहां जल की अधिकता हो जाती है और मध्य में एक प्रति जलधारा काउंटर करंट का निर्माण होता है, जिसे गिनी की धारा भी कहते हैं। प्रति ये दक्षिण
अटलांटिक महासागर की प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा जो है का मध्य अमेरिका से क्या होता है, अफ्रीका के पास पहुंचती है, तो वहां जल की अधिकता हो जाती है और मध्य में एक प्रति जलधारा, उसके बीच में एक प्रति जलधारा काउंटर करंट का निर्माण होता है, इसे गिनी की धारा कहते हैं। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जब यह गर्म जलधारा वेनेजुएला ठंडी जलधारा से मिलती है तो वहां घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। हिंद महासागर की धाराएं, दक्षिणी हिंद महासागरीय धाराएं, दक्षिणी भूमध्यरेखीय धाराएं, यह जलधारा भूमध्य रेखा से दक्षिण में, यह जलधारा जो होता है क्या होता है, भूमध्य रेखा से दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच से बहती है। यह गर्म जलधारा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। मेडागास्कर के पास यह जलधारा कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इससे एक धारा उत्तर जबकि दूसरी धारा दक्षिण की ओर चलती है। दक्षिण की ओर चलने वाली धारा को अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है। इस जलधारा की उत्पत्ति का कारण व्यापारिक पवने हैं। अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति के कारण, दक्षिण की ओर चलने वाली अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति का कारण क्या है, व्यापारिक पवने हैं। प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा यानी कि कहां पर, हिंद महासागर में प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा, यह जलधारा भूमध्य रेखा पर बहती है तथा गर्म जलधारा है तथा यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। इस जलधारा की उत्पत्ति पूर्वी मानसून तथा दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा के कारण होती है। यह धारा दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यह प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा पर प्रवाह नहीं होती है। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस जलधारा की उत्पत्ति पूर्वी मानसून और दक्षिणी भूमध्यरेखीय जलधारा के कारण उत्पन्न होती है। प्रशांत महासागर में प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा की उत्पत्ति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून को नहीं माना जाता है। मोजाम्बिक जलधारा, यह गर्म जलधारा है, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह जलधारा मोजाम्बिक देश के तट के सहारे बहती है, इसलिए इसे मोजाम्बिक जलधारा कहते हैं। इस जलधारा की उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्यरेखीय जलधारा के कारण होती है। मोजाम्बिक जलधारा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास अगुलहास जलधारा में मिल जाती है। मेडागास्कर की जलधारा, यह गर्म जलधारा है जो मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी भाग में बहती है, इसलिए इसे मेडागास्कर की जलधारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्यरेखीय जलधारा से होती है। मेडागास्कर के दक्षिण में यह जलधारा मोजाम्बिक जलधारा में मिल जाती है, जहां इसे अगुलहास की धारा कहते हैं। मेडागास्कर की जलधारा को ही दोस्तों अगुलहास की जलधारा कहते हैं। अगुलहास की जलधारा यह भी एक गर्म जलधारा है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह जलधारा की उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्यरेखीय जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा के संयुक्त प्रभाव से होती है। दक्षिणी भूमध्यरेखीय जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा के मिल जाने से अगुलहास की जलधारा का जन्म होता है। इस जलधारा का प्रारंभ 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास होता है और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व की ओर अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। पूर्व की ओर अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। इस जलधारा का कुछ जल उत्मास अंतरीप कैप ऑफ गुड होप, जिसको कैप ऑफ गुड होप कहते हैं, होते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करता है तथा यह जलधारा वेनेजुएला जलधारा में मिल जाती है। छठा है दोस्तों शीतकालीन मानसूनी प्रवाह, उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसूनी, यह गर्म जलधारा है जो शीतकालीन मानसूनी पवनों के कारण उत्पन्न होती है। यह जलधारा भूमध्य रेखा के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है और होकर अरब सागर में चली जाती है। यह जलधारा इन्हीं हवाओं के अनुसरण करती है। यह जलधारा अरब सागर के आगे अफ्रीका तक चली जाती है। ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून, यह गर्म जलधारा है जो अरब सागर से प्रारंभ होकर भारतीय तट के सहारे बंगाल की खाड़ी
की ओर बहती है। इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून भी यही दिशा होती है, ग्रीष्म ऋतु में मानसून की भी यही दिशा होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ये भारतीय महाद्वीप में मानसून को देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी के आगे यह जलधारा पूर्वी द्वीप समूह की ओर चली जाती है। वास्तव में उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह का ही परिवर्तित रूप है। उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह का ही, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह का ही एक रूप है। दोस्तों यहां तक दोस्तों आज का क्लास, यानी कि ये महासागरीय तरंग एवं धाराओं का तीसरा लेक्चर समाप्त होता है। चौथा लेक्चर दोस्तों ठंडी जलधाराओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये हमारा इनोवेटिव जो आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो इनोवेटिव है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।